चलिए, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और ख़ास करके जिनका हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट होगा 6 to 12 में, उनके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, फिर से मैं बता दूं, अभी क्रैश कोर्स भी है, अभी भी 1 मंथ टाइम है, आप जुड़ के रिवीजन आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। मात्र 599 में अभी फ़िलहाल आपका जो है क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। बाकी TRE 4.0 के लिए भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो सेशन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन है, MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि आप लोग को पता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटना है राष्ट्रसंघ की स्थापना। देखिए, एक संयुक्त राष्ट्रसंघ है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। एक सिंपल है आपका राष्ट्रसंघ, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की घटना आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच की घटना थी। तो जो कि पूरे विश्व के लिए जो है कोई भी युद्ध जो है किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था वैश्विक स्तर पर भी। 1914 से भारत पर भी इफेक्ट पड़ा था, आपको पता होगा उस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो कहीं ना कहीं भारत पे भी इफ़ेक्ट पड़ा था। ये सब चर्चा हमने इतिहास में कर रखा है। तो फिर से दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसलिए अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। उन्होंने 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने, कह सकते हैं कि वुडरो विल्सन के ही दिमाग की उपज थी कि राष्ट्रसंघ की स्थापना हो और वैश्विक स्तर पर फिर ऐसा भयावह युद्ध दोबारा नहीं हो। लेकिन ये सफल नहीं हो सका। 14 सूत्री जो है उनका मांग था और उसके हिसाब से 14 सूत्री डिजाइन किया गया था कि, लेकिन इसमें कुछ कमियां आ गई थी कि इसके पास अपनी सेना नहीं थी और इसमें मैक्सिमम सदस्य जो थे वो जो मित्र राष्ट्र थे, जो जीता हुआ राष्ट्र था उसके सदस्य थे और उन्हीं के माध्यम से ये चल रहा था। तो जो हारे हुए राष्ट्र थे जैसे जर्मनी वगैरह, जब शक्तिशाली हुए तो इससे अलग हो गए। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, तो 1920 आपको बताना है। इसमें स्टार्टिंग में कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो 42 थी। शुरुआत में जब ये बना था तो उस समय इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 42 थी। और आगे चल कर के कितनी हो गई, तो आगे चल कर के आपको पता होगा, आगे चल कर के 60 हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना है, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। तो शुरुआत में 42 देश थे, लेकिन आगे चल कर के 60 तक सदस्यों की संख्या जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को। यहाँ से कोई दिक्कत भी है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1920 सही है। एक क्यों मार रहे हैं, एक क्यों लगा रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आप लोग खुद दिमाग लगाइए, अभी तुरंत हमने चर्चा किया है। 14 सूत्री योजना किसके द्वारा दिया गया था? कई लोग बोल रहे थे कि सर बोर्ड से हटते नहीं आप, ठीक है, लीजिए हट के बनाइए आप लोग। 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। अभी तुरंत चर्चा किया हमने, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो राष्ट्रसंघ की स्थापना ही वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज थी और 14 सूत्री योजना की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। मतलब वैश्विक शांति की पहल थी। 14 सूत्री के अंतर्गत वही सब था, वैश्विक स्तर पर आपस में युद्ध नहीं होना चाहिए जो भी देश हैं, ठीक है।
हाँ बिल्कुल सही है, वुड्रो विल्सन ने ही 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किया था। 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन वुड्रो विल्सन ने ही किया था। बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। आप लोग अब पढ़ चुके हैं, बार बार हमने ये सब टॉपिक पढ़ा रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, 4.0 में जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से जुड़ जाइए। सारा कंटेंट में ऑलरेडी मैथ, रीजनिंग, और आपने देखा होगा जितना चैप्टर हमने मैथ करवाया है, रीजनिंग, वहीं से सारे क्वेश्चन एचएम के भी एग्जाम में उन सब टॉपिक से ही क्वेश्चन आया है। चाहे आप केमिस्ट्री को ही ले लीजिए, जो क्वेश्चन है सब उसी चैप्टर से है। फिजिक्स का ही ले लीजिए, जो चैप्टर हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन है, बाहर से नहीं है। रही बात करंट अफेयर्स, कई लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से आए करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर्स आपको क्या होता है ना कि डेली पढ़ने का चीज़ है, ठीक है। आप लोग इकट्ठा क्या करते हैं कि मंथ के लास्ट में या 2 महीना 3 महीना पे एक बार पढ़ते हैं, तो उसमें आप वन लाइनर टाइप का तेज़ी से पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा बीपीएससी आपका डीपली खोज रहा है, और डीपली के लिए आपको क्या होगा कि थोड़ा डेली पढ़ना होगा करंट अफेयर्स, अगर आप चाहते हैं जो 8 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन आपका बन जाए तो, ठीक है। नहीं तो जो हमने आपको करवाया है उसको कीजिए, 5-6 क्वेश्चन वहाँ से ही आ जाते हैं, आ जाएंगे, भरोसा रखिए, टेंशन नहीं लेना है। 2-3 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं कीजिए। मेन है कि आपका जो सेक्शन है, जैसे आपका हिस्ट्री पॉलिटी अगर मान के चलिए है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए। आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वहाँ आप 8 का 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैथ का 8 का 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप, ठीक है। आप जो है जीके जीएस में आप 6-7 सही कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट पोर्शन में 30 से 32 नंबर तक ला सकते हैं ईजिली, जो एवरेज स्टूडेंट्स हमारे ले आते हैं। बाकी तो लोग लाने वाले 35-36 तक भी ले आते हैं, लेकिन जनरली 25 से लेकर 30 के बीच में एवरेज लोगों की संख्या होती है। अगर आप उतना स्कोर उधर कर लेते हैं, और हिस्ट्री पॉलिटी मान के चलिए जितना नंबर का है आपका, उसमें से आपका अगर 50-60% भी अगर ले आते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्स्ट पोर्शन और जो भी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, उस पर विशेष फोकस कीजिए। करेंट अफेयर्स आप जो है पढ़ लीजिए थोरोली, लेकिन भरोसा नहीं कीजिए कि बन ही जाएगा, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन बहुत हुआ, 8 क्वेश्चन में उतना ही आप बना पाइएगा। हाँ, क्वेश्चन कुछ अटपटे पूछे जा रहे हैं करेंट अफेयर्स को, कई क्वेश्चन बहुत पहले का भी पूछ दिया गया, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। कौन सा कट ऑफ आपका जो है पूरा नंबर पे जाता है, 60% आप ले आइए, आप 60 to 70% में आप सेफ जोन में रहते हैं। चलिए, 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो वुड्रो विल्सन ने किया था। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? चलिए, राष्ट्रसंघ का सचिवालय का मुख्यालय पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ तो सबको पता है। सर पीआरटी हिंदी के लिए कैसे पढ़े? अरे भाई, पीआरटी हिंदी, पीआरटी प्राइमरी टीचर हिंदी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी आप ऐसे ही पास करोगे, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जितना पढ़ाया हूँ उतना पढ़ लीजिए। हिंदी का भी वीडियो होगा, हिंदी वाले पीडीएफ, हिंदी वाला कंटेंट में हिंदी का हो, पढ़ लीजिए। बाकी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। परेशान नहीं होइए, हिंदी बेसिक पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका नंबर भी नहीं जुटता, हिंदी में कोई फेल नहीं होता है। थोड़ा सा भी अकल है, पढ़े लिखे हैं, हिंदी में फेल नहीं कीजिएगा। शुरू से मैं बोल रहा हूँ, परेशान मत होइए। जो मेन है, आप मेन चीज़ पे फोकस कीजिए ना, रिजल्ट कैसे बनेगा उस पर फोकस कीजिए। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए, राष्ट्रसंघ जो था उसका मुख्यालय कहाँ था बताइए? जेनेवा में था, जो कि स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है, जेनेवा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, 3 का सी बिल्कुल सही जवाब है, जेनेवा में था, ठीक है। राष्ट्रसंघ का सचिवालय कहाँ था, मुख्यालय कहाँ था? तो जेनेवा में था, स्विट्जरलैंड में आता है जेनेवा, ठीक है। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था? फॉर व्हाट पर्पस वाज द लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश्ड? जो लीग ऑफ नेशंस था उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि आगे भविष्य में ऐसा कोई युद्ध नहीं हो जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जितना हानि पहुंचाया था, किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो वैश्विक स्तर पर। मेन उद्देश्य यही था वुड्रो विल्सन का। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। वुड्रो विल्सन ने अपने सीनेट में कई बार बोला भी सदस्य बनने अमेरिका को, लेकिन वहाँ सीनेट में पास नहीं हुआ और वो अमेरिका जो है उसका सदस्य नहीं बना था। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन सदस्य
नहीं है, तो अमेरिका सदस्य नहीं था, जबकि वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके दिमाग की उपज थी राष्ट्रसंघ, लेकिन अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, और याद रखना है भविष्य में युद्ध को, वैश्विक स्तर पे जो युद्ध है उसको रोकने हेतु ये बना था। ठीक है, जैसे ऑप्शन है भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए, तो पहला ही सही, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए बिल्कुल नहीं, विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, ना ही प्रतिद्वंद्विता बढ़ाना है, ना ही युद्ध करना है, मेन उद्देश्य था भविष्य में कोई युद्ध है उसको रोकने का प्रयास करना था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्यों मार रहे हो भाई, एक से अधिक क्यों होगा? सर पीआरटी में मैथ का, पीआरटी में मैथ जितना पढ़ाया हुआ उतना पढ़ लीजिए, जितना पढ़ाया हुआ है वीडियो लेक्चर उसमें कंटेंट में डाला हुआ है सारा चैप्टर, उतना पढ़ लीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहता। जितने मैथ के क्वेश्चन है, क्वेश्चन सहित उस पैटर्न का क्वेश्चन किया हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए, जितना कंटेंट में करवाया उतना करके जाइए, कहीं आपका कोई दिक्कत नहीं हो। मैथ रीजनिंग में आप एक भी गलत नहीं बनाइएगा, बशर्ते उतना वीडियो आप बार बार रिपीट करके जाइएगा जितना हमने पढ़ा है, सफिशियंट है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं, बल्कि जो पढ़े उसी को अब रिवीजन कीजिए। ठीक है, जितना पढ़ें आप, जितना पढ़ाया गया उसी को रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछे जा रहे, सारे क्वेश्चन सब वही सब पूछा जा रहा है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो क्वेश्चन टफ देखते हैं ना, उस पर रिजल्ट नहीं बनता। 2 4 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो आपको बहुत टफ लग रहा है, उसके चक्कर में आप परेशान मत हों। एवरेज क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा जा रहा है, उस पर रिजल्ट होता है। तो आप देखेंगे 80% क्वेश्चन बनने लायक है बीपीएससी का, तो 80% बनने लायक है, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं 70% बना लीजिए, बस उसी में आपका रिजल्ट बन जाएगा। 120 क्वेश्चन का है तो आप बरसते 84, 80 85 तक जाइए, बहुत हो गया, काफ़ी है, उसी पे आप रिजल्ट में रहिएगा। राजसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? चलिए ये वही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन राजसंघ का सदस्य नहीं था? अभी तुरंत चर्चा हमने कर ही दिया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजसंघ का सदस्य नहीं था? जरा बताइए तेजी से, कौन सदस्य नहीं था? इंग्लैंड, फ्रांस, जितने मित्र राष्ट्र के सदस्य थे देश, वो थे ही इसमें शामिल। अमेरिका शामिल नहीं था। देखिए इसमें टोटल जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 42 सदस्य थे, आगे चल करके वे सभी सदस्य देश शामिल हुए जो उस समय स्वतंत्र थे और संप्रभु देश थे, गुलाम देश को इन्होंने शामिल नहीं किया था। तो टोटल 60 देश हो गया था आगे चल के। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन देश शामिल नहीं था राजसंघ में, तो अभी तुरंत हमने चर्चा किया था कि अमेरिका उसमें शामिल नहीं था। अमेरिका उसमें, जबकि वुडरो विल्सन अमेरिका के ही थे राष्ट्रपति, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ था। याद रखना ये सब चीज़, ठीक है। ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, बस उतना पढ़िए जिससे काम चल जाए, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत सब्जेक्ट। चलिए, बाकी कई लोग लिखते सर सब विषय पढ़ाते नहीं हैं। अरे भाई, हम जितना सब्जेक्ट पढ़ाते उतना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, जान लीजिए। हम कोई सब्जेक्ट छोड़ते ही नहीं हैं। अब कहिएगा फ्री में यूट्यूब पे सब वीडियो डाल ही दे, तो भाई यहाँ पे भी तो मेहनत लग रहा है। आप ही को कोई कहेगा पढ़ाने के लिए, 10 दिन पढ़ाइएगा फ्री में, 15वां दिन कहिएगा भाई जो मेहनत का चीज़ है वो तो लीजिएगा ही। तो कई लोग सर फ्री में आप क्यों नहीं देते हैं, आपका एडवर्टाइज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो फ्री में आपको इतना ही चीज़ दे रहे हैं। अब टाइपिंग कॉस्ट, हैंड टेन, ये सब भी तो आपको सोचना चाहिए ना। एक कोई भी टीचर है, गुरुजी है, कोई पढ़ा रहा है आपको, मेहनत कर रहा है, तो उसको भी वेज मिलना चाहिए, ठीक है। केवल अपना भला ही सोचते हैं, दूसरा का भला ही नहीं सोचते हैं। अगर कोई आप ही को बोले कि 10 दिन पढ़ाओ, 15 दिन पढ़ाओ, आप 5 दिन के बाद नहीं पढ़ाइएगा फ्री में, ठीक है। जबकि यूट्यूब पे आप देखिए, हमने बरसों से, जब बिहार में किसी का चैनल नहीं था तब मेरा चैनल था, बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा मेरा चैनल कब का है। लेकिन चलिए, बीच में हमने छोड़ दिया, यूट्यूब को फॉलो नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र राजसंघ का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा अमेरिका।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस, अब देखिए क्वेश्चन अब बदल गया, राष्ट्र संघ से सीधे आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये शिकायत कई लोग कर रहे हैं कि वीडियो रुक रुक के आ रहा, मैं बात करता हूँ ऊपर से कंपनी वालों से। ज्योग्राफी भी कराया हुआ है, कंटेंट में ज्योग्राफी के भी वीडियो होंगे सोशल साइंस में, वो सारा देख लीजिए, ज्योग्राफी पूरा पढ़ाया हुआ है। ज्योग्राफी का वीडियो होगा ज्योग्राफी के फोल्डर में, उसको देख लीजिए, वही सब क्वेश्चन रहता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप लोग इसका मतलब है सही से पूरा कंटेंट अभी तक देखे नहीं है। अगर आप बोलते हैं ना कि कोई सब्जेक्ट उसमें नहीं है तो आपकी गलत फहमी है, सारा सब्जेक्ट है, अच्छे से खोजिए। सोशल साइंस वाले में ज्योग्राफी का फोल्डर होगा, उसमें सारा वीडियो पीडीएफ सब है, अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो जितना महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे पूरा कराया हुआ है। लंद फंद चीज़ मैं नहीं पढ़ाता, जो पढ़ाता हूँ वहीं से क्वेश्चन आता है। खामखा दिन काटने का काम, चूँकि आपके पास भी ना उतना टाइम है, ना उतना समय है, उतना ना समय है, ना आप उतना दे सकते हैं। आपको भी नौकरी लेना है, विद्वान नहीं बनना है। विद्वान बनने के लिए नौकरी ले लीजिए, पूरा जीवन जो है रिसर्च करते रहिएगा। एक विषय का भी रिसर्च ख़त्म नहीं हो कर सकते आप पूरे जीवन में। ठीक है, तो उतना पढ़ाया हुआ है कि आपका कंपटीशन निकल जाएगा। तो वो सब जो वीडियो है उसको अच्छे से कंटेंट में पढ़ा हुआ, उसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ पूछे तो याद रखिएगा 1945 ईस्वी में किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अभी उसमें टोटल 193 देश सदस्य हैं। जब उसकी स्थापना हुई थी उस समय 50 देश सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। जब स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर को, तो उस समय 50 देश उसके सदस्य थे। अभी 193 देश हैं, जिसमें लास्ट देश दक्षिण सूडान है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। चलिए, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जो कि 25 अप्रैल से 26 जून तक चलता है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। और उसमें टोटल जो सदस्य देश उसमें शामिल हुए थे, तो उसमें 60 शुरुआती दौर में, ठीक है, शुरुआती दौर में 60 देश शामिल हुए थे। 50 देश शामिल हुए थे। आगे चल करके 193 देश शामिल अब तक हो चुके हैं यूएनओ में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ठीक है, का ही उपज है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें टोटल जो 111, ठीक है, 111 धाराएं बनाई गई थी, चार्टर बना के 111 धाराएं, जिसके तहत जो है उसकी रूपरेखा की बात की गई थी। ठीक है, कि कैसा होगा। इसमें टोटल जो सदस्य देश थे वो 60 थे। ठीक है, वीडियो रुक रुक के चलता है नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैं कंपनी जो क्लास प्लस है उसको मैं बोलता हूँ। ये शिकायत कई लोग कर रहे हैं
नहीं, 50 देशी सदस्य था, अभी 193 देश सदस्य है, जो कि लास्ट 14 जुलाई 2011 को बना है दक्षिणी सूडान। ठीक है, 2011 में लास्ट बना है दक्षिणी सूडान। 85 देश सदस्य, 51 मत मारिएगा। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में टोटल 50 देश शामिल हुए थे और इन्होंने जो चार्टर बनाया था 111 धाराएं थी उसकी, कि इसका रूपरेखा कैसा होगा, जैसे उसमें सुरक्षा परिषद वगैरह है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी शामिल हैं, तो ये सब का रूपरेखा तैयार किया गया था। ठीक है, मैं कंपनी को बोलता हूँ, ये शिकायत कई लोग हमको किए हैं कि रुक रुक के वीडियो चल रहा है 1-2 दिन से। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है आज मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। क्लास भी आपका जो है रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन बीच बीच में ले रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लास का टाइम का अभाव है। लेकिन यही है कि आपका कोर्स पूरे अच्छे से है, आप उतना ही वीडियो नहीं देख पाइएगा जितना हमने आपको दे रखा है, और आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप देखिए उसको। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जो एक्स्ट्रा है, जो आप देखिए, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, तो पूरा हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाइए। ये मत सोचिए कि पिछले बार केवल वर्ल्ड पूछा है तो वर्ल्ड ही पूछेगा। 5 ही क्वेश्चन अगर पूछ दे एनिशिएंट का, तो एक एक क्वेश्चन से भी रिजल्ट आपका छूट सकता है। इसीलिए जिनका जो प्रॉपर सब्जेक्ट है ना, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, तो वो पूरे अच्छे से अपना सब्जेक्ट देख के जाइए। बाकी मैथ, जीके, जीएस, ये सब ओवरऑल तो आपको देख के जाना ही होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर ये भी नहीं पता है तो आपका रिजल्ट नहीं बनने जा रहा है, जान लीजिए। आपको अगर ये पता नहीं कि क्या पढ़ना है आपको, अभी तक उतना समझाने के बावजूद हर एक क्लास में समझाता हूँ, तो आपका नहीं निकलेगा, जान लीजिए। ये सब आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैटर्न क्या है। अभी जो 2-4 बार जो एग्ज़ाम हुआ है, TRE 1 का हुआ, TRE 2 का हुआ, HM का हुआ, TRE 3 भी रद्द हुआ, उसका भी एग्ज़ाम, लगभग TRE 3 का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ, सेम पैटर्न आपको TRE अभी जो रिपीट एग्ज़ाम होगा सेम पैटर्न होगा। कट ऑफ आपका 10 नंबर पिछले बार से बढ़ जाएगा, एकदम निश्चित है ये। आप देख लीजिए एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम होने दीजिए फिर बात कीजिएगा। इसलिए जिस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का रद्द हुआ है, उस तरह का मैथ, उस तरह का करेंट अफेयर्स, उस तरह का जो भी सिलेबस का है आपका, वो सब चैप्टर को आप अच्छे से कवर कीजिए, निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? चलिए, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। अमेरिका का प्रमुख शहर है न्यूयॉर्क, इकोनॉमिक शहर है वहाँ का। आर्थिक, जैसे भारत का आर्थिक गतिविधि मुंबई में होता है, वैसे ही न्यूयॉर्क है वहाँ का। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय वहीं है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 193, 193। हाँ, 4 से 5 दिन से आ रहा है तो मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, कल तक आपका दूर हो जाएगा प्रॉब्लम, परेशान ना हो। या एक बार आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके ऐप को देख लीजिए। कई बार होता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, चूँकि टेक्निकल टीम तो हम लोग जिससे जो कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म, वही देखती है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि फ्री में क्यों नहीं देते हैं। देखिए, फ्री में हम आपको दे भी देंगे, लेकिन मुझे कंपनी नहीं देगी ना प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म आपको मैं देता हूं, जिस पे मैं वीडियो डालता हूं, जिस पे मैं टेस्ट देता हूं, उसका कॉस्ट मुझे पर स्टूडेंट देना पड़ता है। तो कई लोग कहते हैं कि सर आप मतलब फ्री में दे दीजिए, ये कर दीजिए। मैं अपना जेब से मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है यूट्यूब। ठीक है, तो आपको सारा कुछ मैं फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद कॉस्ट बियर करना होता है। तो कंपनी को मैं कल शिकायत करता हूँ, या आज रात को अभी क्लास लेने के बाद, चूँकि जो उसके एजेंट है उससे बातचीत करता हूँ। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 193। कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला आपको बराबर मुद्दा में बना ही रहता है और निश्चित रूप से ये सब हॉट टॉपिक में जाना जाता है। जो क्वेश्चन सेटर भी हैं वो भी ये सब देखते सुनते रहते हैं, तो उनके भी दिमाग में जो कि क्वेश्चन दिखा, जब क्वेश्चन सेलेक्ट करे तुरंत वो खोज देंगे। ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन हॉट मुद्दा का रहता है, जैसे किसी देश के बारे में, तो वो सब देश के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं, पॉलिटी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो निश्चित रूप से हर एक, देखिए अभी जो क्वेश्चन सेटर है ना बीपीएससी का, वो पहले के तरह के लोग नहीं हैं। अभी करेंट जो प्रोफेसर बने हैं, जो बिल्कुल अभी पढ़ लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस है उनका एडुकेशन जो है, अभी डेली वो पढ़ लिख रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं नए नए, तो उस तरह के लोग का वहाँ पे जो है कलेक्शन है। पहले वाला बात नहीं कि अपना 10 साल 15 साल का पढ़ लो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव रट जाओ, बीपीएससी का जो है प्री हो गया या कुछ भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। बहुत अंतर है। अब धीरे धीरे वो पैटर्न यूपीएससी की तरफ जा रहा है। आपने क्वेश्चन देखा ही होगा हेडमास्टर का, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे दिया गया, चूँकि हेडमास्टर की लोग ज़्यादा भरे भी नहीं थे, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछे गए। लेकिन आपका एग्ज़ाम में हो सकता है, चलिए TRE 3 तक तो ठीक है, लेकिन TRE 4 में बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपका प्री मेंस भी होगा, मेंस भी होगा, साथ साथ क्वेश्चन के लेवल भी बहुत अप हो जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग मास्टर बनना है, टीचर बनना है, तो वो लोग कोशिश करें दिन रात एक करके इस बार पार घाट लगा लीजिए, नहीं तो आने वाला समय मेहनत इसके 4 गुना आपको करना ही पड़ेगा। आज कीजिए, कल कीजिए, अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई है? तो इसलिए मैं ये चर्चा किया, चूँकि जो भी करेंट मुद्दा का देश है वो सब के बारे में अगर क्वेश्चन दिखता है तो एकदम दिमाग में बैठा लिया कीजिए। ठीक है। निश्चित रूप से वो क्वेश्चन सेटर के भी दिमाग में आता है। चलिए देखते, एक क्रिकेटर जो है बैटिंग करने से पहले वो बॉलर का क्या करता है, हाव भाव देखता है, पहले से भी तैयार रहता है। उस भावना का फायदा बॉलर भी उठाता है। मैच देखते होंगे तो देखते होंगे, कई बार बैट्समैन पहले बढ़ जाता है, ठीक है, कि अभी छक्का मारना है, और इस बात का बॉलर भी फायदा उठाता है, डायरेक्ट दे दिया बॉल स्टंप पे, क्लीन बोल्ड, तो होता है। ठीक है। तो ये सब जब आप खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको हैंडल करना, ये खुद आप जब तक सोचिएगा नहीं तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। सोचना पड़ेगा आपको। चलिए, 11वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में प्रारंभ हुई? कौन ऐसा महादेश था जहां पे भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई और सभी देश भौगोलिक खोज में जो है तत्पर हो गए, एक दूसरे को जो है पीछा करने का प्रयास करने लगे? वो कौन सा महादेश था जहाँ पे ये शुरुआत हुआ? तो सबसे पहले भौगोलिक खोज में स्पेन, पुर्तगाल, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये पड़ता कहाँ पे है? तो यूरोप में। कहाँ पड़ता है ये सब? किस महादेश में पड़ते हैं देश? पुर्तगाल हो, स्पेन हो, ठीक है, ये सब कहाँ पड़ते हैं? तो यूरोप महादेश में। ठीक है। 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस देश में आरंभ हुई थी? तो यूरोप में आरंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा तेजी से इसको कवर करते हैं, आप लोग का टाइम जो है बचाते हुए। आप लोग तेज जवाब देते जाइए। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया जो अमेरिका है उसका पता कैसे लगा होगा बताइए? नई दुनिया अमेरिका को ही कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका। क्या सैनिक अभियानों से पता लगा, क्या फिर नाविक अभियानों से लगा, या फिर धार्मिक अभियानों से लगा? बताइए किस अभियान से नई दुनिया का पता चला?
तो नाविक अभियानों द्वारा, किसके द्वारा? तो नाविक अभियानों द्वारा नई दुनिया का पता लगा था। नाविक, नाविक मतलब समझ ही रहे ना, नाव से, जहाज से खोज की शुरुआत हुई थी। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, वो भी जो था इसमें शामिल था, बहुत इच्छुक था, राजकुमार था और धन तो एकत्रित कर ही लेते, राजा के पास रहता ही है। उसने इस पर खर्च भी किया, तरह तरह के जहाज बनाने का भी शुरुआत किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो नाविक अभियानों के द्वारा। किसके द्वारा पता चला नई दुनिया का? तो नाविक अभियानों के द्वारा। ठीक है, देखिए ये सब सारे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं और निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया हुआ है। यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना ने तैयार किया? बताइए। भौगोलिक खोजों ने, कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना ने, ईसाई धर्म के उदय ने? तो मेन कारण जो था आधुनिक युग का आगमन का, वो भौगोलिक खोज ही था। क्या था? तो भौगोलिक खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शार्लमा। ये हमने पहला चैप्टर में ही यूरोप का इतिहास जब शुरुआत किया था तो अच्छे से हमने आपको समझाया हुआ है, शार्लमा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? तो पवित्र रोमन साम्राज्य, बताइए उस समय जो है पवित्र रोमन साम्राज्य जो है कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया है। किसको कहा गया है? पवित्र रोमन साम्राज्य, तो कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया। ये सब आपका फर्स्ट चैप्टर में हमने जब यूरोप का इतिहास पढ़ाना शुरू किया है, भौगोलिक खोज, उसमें सबसे पहले हमने यही सब क्वेश्चन का थ्योरी करवाया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, जो लोग कोर्स बाय कर रखे हैं उनको अवेलेबल है वो सब। सामंतवाद का आधार क्या था ये बताया हुआ है। भूमि पे आधारित एक व्यवस्था थी जिसमें संपूर्ण जमीन का मालिक राजा होता है, लेकिन राजा चूंकि पूरे बड़े क्षेत्र पे जो है देख रेख नहीं कर सकता, तो वो अपने व्यक्ति जो भी सामंत हैं उसको वो अपनी ज़मीनें उसके देख रेख में देता है। ठीक है, उसके बदले में जो सामंत होते हैं उसको सैन्य सहायता मुहैया कराता है। तो सामंतवाद का आधार मेन रूप से भूमि ही था। ठीक है, सामंतवाद में राजा ही जमीन का मालिक होता है, लेकिन वो अपनी ज़मीनें किसको दे देता है? जो सामंत हैं उसको दे दिया, उसके बदले में वो सैनिक सहायता उससे लिया करता था। अब सामंत है, ज़मीन दे करके अपना सेना को दे, सैलरी दे, चाहे उससे जो है कर टैक्स वसूली करे और राजा तक पहुंचाए। ठीक है, तो यही, लेकिन भूमि पे ही आधारित एक व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। ठीक है, सामंती व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? तो याद रखिएगा सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक राजा ही होता है। कौन होता है? तो राजा ही होता है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो याद रखिएगा रोम में, इटली के मध्य में पड़ता है रोम, वहाँ की राजधानी भी है। वहीं पे रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र था। पूरे ईसाई जगत का वो रोमन कैथोलिक जो का केंद्र जो है रोम में ही है, याद रखना है आपको। अंध महासागर किसे कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। एस आकार का है और मैक्सिमम व्यापारिक जो क्रियाएं हैं इसी रास्ते से होता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो उधर से जो एस आकार का जो है वो अटलांटिक महासागर ही है, उसी को अंध महासागर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंध महासागर किसको कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर, और मैक्सिमम भौगोलिक खोज इसी महासागर के रास्ते से ही हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान है? सामंतवाद का उदय? बिल्कुल नहीं। सामंतवाद जब भी आएगा तो वो आधुनिक युग नहीं लाएगा, वो पुरातन व्यवस्था लाएगा, रूढ़िवादिता लाएगा। इस्लाम धर्म का उदय ये भी नहीं होगा। पुनर्जागरण, हाँ फिर से जागना, ये इसका सटीक आंसर होगा। आधुनिक युग को लाने में जो पुनर्जागरण था, जो 15वीं सदी में यूरोप में हुआ था, उसका प्रमुख योगदान था, फिर से जागना। ठीक है,
पहले क्या था, पहले मानो तब जानो, पुनर्जागरण के बाद हो गया पहले जानो तब मानो, ठीक है। और जो व्यवस्था थी वो ईश्वर केंद्रित व्यवस्था से मानव केंद्रित हुई, केंद्र में मानव आया। तो पुनर्जागरण भी अच्छे से हमने समझाया हुआ है आपको। कस्तुतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था, और कस्तुतुनिया जो था बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जब तुर्की मुसलमानों का इस पर कब्जा हो जाता है तो वो रास्ता बाधित कर देते हैं, जो कि यूरोप से एशिया तक पहुंचता था। तो बिजेंटाइन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुनर्जागरण का केंद्र आप लोग पढ़े होंगे इटली था। पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा देश था, तो इटली था, ठीक है। और ख़ास करके वहाँ का जो एक परिवार है मेडिसी परिवार, उसके बारे में भी आगे क्वेश्चन होगा। इटली में, ठीक है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, इटली में। क्योंकि कस्तुतुनिया के पतन के बाद जितने भी विद्वान लोग थे वो इटली आकर के ही बसे थे। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो जेरूसलम आपको पता होगा ईसाई धर्म का भी है, ठीक है, यहूदियों का भी है और इस्लाम का भी प्रमुख स्थल है। तो तुर्की लोगों से, तुर्की इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों से जेरूसलम की मुक्ति का जो प्रयास, इजराइल देखिए यहूदी देश है और फिलिस्तीन इस्लामिक देश है, ठीक है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कह सकते हैं कि युद्ध होते रहता है। तो वही जेरूसलम शुरुआत से ही, वो जो जेरूसलम जगह है ना, वो तीनों धर्म जो ईसाई है, यहूदी है और इस्लाम, तीनों का प्रमुख केंद्र, सभी चाहते हैं कि हम अपने अंदर रखें। तो धर्म युद्ध का मुख्य कारण जेरूसलम की मुक्ति से ही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था, तो आपको पता है तर्कवाद कब आया, तार्किक लोग कब बने, जब पुनर्जागृत हुए, पुनर्जागरण की घटना। आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण का यूरोप में तर्कवाद का विकास जो है किस यूरोपीय घटना का परिणाम था, तो याद रखिएगा पुनर्जागरण के प्रसार का परिणाम था। किसका परिणाम था, तो पुनर्जागरण के प्रसार का परिणाम था, ठीक है। चलिए आप लोग तेजी से आंसर देते जाइए, आप लोग को पहले से पता है सारा क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया, तो नवीन वैज्ञानिक आविष्कार तो प्रश्रय देगा, कस्तुतुनिया का पतन भी देता है, राजशक्ति की दुर्बलता। ये देखिए राजशक्ति दुर्बल होगा तो क्या लगता है आपको, वो भौगोलिक खोज के लिए पैसा देगा या किसी को भेजेगा, नहीं भेज सकता ना। तो ये प्रश्रय नहीं दिया था, ठीक है, नहीं दिया था, इसलिए राजशक्ति की दुर्बलता। जितना मजबूत राज होगा, राजा की शक्ति होगी, तभी वो विदेशों में या दूसरे देश भेजेगा अपने व्यापारियों को या अपने राजदूतों को। चलिए नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कारक कौन था, गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोलोब जो था किस प्रकार का यंत्र था, तो ये अक्षांश बताने वाला यंत्र था। एस्ट्रोलोब क्या था, तो अक्षांश बताने वाला यंत्र था। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे, तो स्पेन में। खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे, तो याद रखिएगा किस देश में बनाए गए थे, तो स्पेन में बनाए गए थे, ठीक है। कई बार पूछ देगा बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था, अभी शायद यूपीएससी वाले क्वेश्चन में देखे थे, तो चीन में हुआ था बारूद का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। खांचा पद्धति हो गया भाई। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाया था, तो कैरेवल जहाज जो था, हल्का जहाज जो था, वो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था, तो पुर्तगालियों ने। भौगोलिक खोजों का सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया था, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, पुर्तगाल ने। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पुर्तगाल। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, पुर्तगाल होगा, गलती से इसमें 2 लिखा गया है,
तो पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज को सबसे अधिक प्रश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलंबस मूलतः किस देश का था? ठीक है, स्पेन का, पुर्तगाल का, इटली का, बताइए तो इसका आंसर। ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज कराता है। ठीक है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोलंबस देखिए इटली का ही था, एक जगह है। ठीक है, मूल रूप से अगर पूछेगा ना कोलंबस किस देश के तरफ से खोज करने निकला था, वो था स्पेन। ठीक है, लेकिन मूल रूप से ये जो था ना वो इटली का ही एक द्वीप है। ठीक है, इटली के ही अंतर्गत आता है, वहीं का ये वासी था। तो इटली का ही मूलतः ये जो है स्पेन जो है स्पेन के तरफ से वो गया था, लेकिन यह इटली का ही वासी था। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जेनेवा तो स्विट्जरलैंड, हाँ वही जेनेवा टाइप का ही कुछ नाम है जगह का। एक तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, हाँ कुछ है उसी टाइप का नाम है, मुझे ध्यान से उतर गया है। तो मूलतः लिख देना किस देश का है, तो इटली का, लेकिन वो स्पेन के तरफ से गया था खोज करने के लिए, जो नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस देश का पता लगाया था? तो अमेरिका का, 1492 में, जो नई दुनिया के नाम से जाना गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो वो पुर्तगाल का था। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का था बताइए तो। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का था? चलिए बिल्कुल सही, पुर्तगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था, आपको पता ही है किस वर्ष, तो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी। केप ऑफ गुड होप रास्ते से अफ्रीका महादेश होते हुए पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो कालीकट। कहाँ पहुंचा था? वहाँ के राजा जमोरी ने उसका स्वागत भी किया था, कालीकट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? तो ये कई बार हमने बताया हुआ, कैब्रल ने ब्राज़ील की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो कैप्टन कुक याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर जॉन और सेबेस्टियन कैवोट ने किस स्थान का खोज किया था? तो याद रखिएगा, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड का खोज जो है सर जॉन सेबेस्टियन और कैवोट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमोरीन कहाँ का राजा था? तो जमोरीन कालीकट का राजा था। याद रखिएगा, ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़े हुए। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो याद रखिएगा, ये लिस्बन। लिस्बन जो है पुर्तगाल का एक प्रमुख शहर है, वो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लिस्बन पुर्तगाल का प्रमुख शहर है, वहाँ की राजधानी है, वो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र था, याद रखिएगा। बैंकिंग घराना मेडिसी परिवार कहाँ का था? तो अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, इटली का। फ्लोरेंस जो मध्य इटली में पड़ता है जगह, तो वहीं का था मेडिसी परिवार। ठीक है, बैंकिंग परिवार था, बैंकर था, ये लोग पैसे वाले थे। सभी कलाकारों को, इन्होंने विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। तो फ्लोरेंस याद रखिएगा, फ्लोरेंस। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ के लोग थे? ठीक है, तो इटली में तो है ही, लेकिन फ्लोरेंस एक जगह है वहीं के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो याद रखिएगा, मैक्सिको से होता था, जो कि उत्तरी अमेरिका देश है, उत्तरी अमेरिकी देश है मैक्सिको, वहीं से यूरोप में चांदी आता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? व्यापारिक एवं वाणिज्य के विकास पे, इस पे पड़ा ही। उपनिवेशवाद तो उसके बाद बढ़ाई। तुरंत में तत्कालिक परिणाम औद्योगिक क्रांति नहीं था। भौगोलिक खोज आपका कब होता है? 1492। और आप देखेंगे 17वीं 18वीं सदी में आपका औद्योगिक क्रांति होता है। तत्कालिक परिणाम ये नहीं था, बाद में आगे चल करके औद्योगिक क्रांति हुई है, लेकिन भौगोलिक खोज का तत्कालिक परिणाम के अंतर्गत ये नहीं आएगा। ठीक है, परिणाम में आएगा लेकिन तत्कालिक परिणाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है औद्योगिक क्रांति नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ा? तो भौगोलिक खोज के बाद एक व्यापारी वर्ग जो था वो उदय हुआ, जिसके महत्व की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए मुझे लगता है सारा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया। 44 ही क्वेश्चन थे। चलिए अब आंसर की यहाँ पे दिया हुआ PDF व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़िए। कंटेंट में ऑलरेडी सारे टॉपिक करवाए जा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, और आप लोग भी रिवीजन कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, अगर आप PDF टेस्ट सीरीज जो अन्य फैसिलिटी है उससे जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़ें। अभी मात्र क्रैश कोर्स 599 चार्ज है उसमें दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जुड़िए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं ज़रूर क्लास होगा मेरा। उसमें सारे विषय, मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, जो भी आपके सिलेबस का जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक को हमने कवर करके वीडियो लेक्चर, PDF टेस्ट सीरीज सारा कुछ उसमें कवर कर रखा है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।